देखिए कल अपन ने जो पढ़ा था वो परमाणु के बारे में अपन पढ़ रहे थे। परमाणु क्या होता है? किसी द्रव्य या पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है। क्या होता है? सूक्ष्म कण होता है। उस सूक्ष्म कण को ही हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु जो होता है वो हमारे किसके अंतर्गत भाग लेता है? रासायनिक अभिक्रियाओं के भाग लेता है। जब समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो उससे समपरमाणु अणु का निर्माण होता है, और जब अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो उससे विषम परमाणु अणु का निर्माण होता है। ये अपन ने कल देखा था। इसमें कोई प्रॉब्लम थी क्या कल? नो सर। तो यहाँ पर अपन ने समपरमाणु और विषम परमाणु अणु के बारे में देखा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि परमाणु जो होता है उसके दो भाग होते हैं। एक केंद्रीय भाग जिसे हम नाभिक कहते हैं और इसी में परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान रहता है, और दूसरा होता है बाहरी भाग जिसे हम ऊर्जा स्तर या कोश कहते हैं। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु के हम क्या कहते हैं? मौलिक कण कहते हैं, जिनमें नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन और नंबर 3 आता है हमारा न्यूट्रॉन। ये तीनों हमारे परमाणु के क्या कहलाते हैं? मौलिक कण कहलाते हैं। मौलिक कण। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के नाभिक में होते हैं। इसको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। अब परमाणु का जो कोश होता है वो उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और उन कोशों को हम कहते हैं K, L, M और N, जिन्हें हम ऊर्जा स्तर या सेल और N से व्यक्त करते हैं। कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके द्वारा निकाली जाती है? 2n² सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। निकाल। इस प्रकार के कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? 2। L में कितनी थी? 2। 8। M में कितने थे? 18 इलेक्ट्रॉन। N में कितने थे? 32। और O में कितने थे? हमारे 50 इलेक्ट्रॉन। 50। अब इलेक्ट्रॉन की खोज करता देखे थे हमने। इलेक्ट्रॉन को E से व्यक्त करते हैं, जो कैसा कण होता है? हमारा ऋणावेशित कण होता है। इसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इस पर आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा होता है हमारा प्रोटॉन, जिसे P से व्यक्त करते हैं। ये धनावेशित कण होता है। इसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और इस पर आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और तीसरा मौलिक कण है हमारा न्यूट्रॉन, जिस पर 0 आवेश होता है। ये एक उदासीन कण होता है और इसकी खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। ओके। यस सर। ये Vivo 1920 किसका नंबर है बेटा? 1920। यस, क्या नाम है? मेरा सर Vivo 1920। अभिषेक के अलावा जो एक और भैया, इसका क्या नाम है? इसका आवाज आ रही है क्या मेरी? अभिषेक के अलावा एक और जो Vivo 1920 मॉडल नंबर से जुड़ा है मोबाइल, वॉल्यूम खोलो अपने यहाँ का। पहले तो अपने यहाँ का वॉल्यूम ऑन करो। अरे आपके यहाँ साइड में जो वॉल्यूम का बटन आ रहा है उसको ऑन करो। हाँ कर दिया। यस। क्या नाम है? मनीष। मनीष। 10th क्लास में कितनी हाँ। परसेंटेज थी? 75। अब आप पहले तो सीधे बैठिए। हाँ सर।
क्लास अगर ये अपन की ऑफलाइन होती तो क्या ऐसे लेते कि अपन बैठ करके लेते हैं क्लास को। आज पहली बार हो आप? हाँ सर। गांव कौन सा है अपना? भीलापाड़ा। अच्छा, एक तो पेन कॉपी अपने साथ रखा करो जिससे अपन नोट भी कर हाँ ले क्या चीज अपन पढ़ रहे हैं। ओके। हाँ ठीक। हमेशा जब भी अपन क्लास ले रहे हैं तो क्लास का पहला नियम यही है कि अपन को बैठ करके पढ़ना है, ऐसे नहीं लेटे लेटे पढ़ रहे हैं। तो लेटे लेटे पढ़ेंगे तो ऐसे इसका मतलब क्या हुआ फिर लाइव क्लास का। अपन को बैठना है, अच्छी तरीके से सिटिंग करनी है। 40 मिनट की क्लास ही तो होती है, ज़्यादा थोड़ी होती है। तो आज ही जुड़े हो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कल की क्लास के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था। कल की क्लास में पढ़ा है हमने परमाणु एटम के बारे में। ये परमाणु क्या होता है? जो हमारे पदार्थ या द्रव्य होते हैं। और द्रव्य क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं और इसका स्वयं का अपना द्रव्यमान होता है। उन पदार्थों को ही द्रव्य के नाम से जानते हैं। और द्रव्य का जो सूक्ष्मतम कण होता है, सबसे छोटा कण, जिसे और अधिक छोटे भाग में विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात अविभाज्य कण, उसे ही हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु जो होता है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत भाग लेता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग कौन लेता है? परमाणु भाग लेता है। अब जो ये परमाणु होता है, उन परमाणुओं के परस्पर संयोग से किसका निर्माण होता है? अणु का। आपका ध्यान स्क्रीन पर रहना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलेंगे, अन्यथा वॉल्यूम शांत रखेंगे। आसपास डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। जब परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो उनके संयोग करने से क्या बनता है? अणु। अब दो या दो से अधिक परमाणु हमारे आपस में संयोग कर सकते हैं। दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करेंगे तो उससे क्या बनेगा? अणु। लेकिन ये अणु दो प्रकार के हमारे बनते हैं। एक कहलाते हैं हमारे समपरमाणवीय अणु और दूसरे कहलाते हैं हमारे विषम परमाणवीय अणु। समपरमाणवीय अणु का मतलब इनमें जो परमाणु होते हैं वो एक समान होते हैं। तो जब समान प्रकार के परमाणु आपस में संयोग करेंगे तो उससे जो अणु बनेगा वो अणु कहलाएगा हमारा समपरमाणवीय अणु। वॉल्यूम म्यूट रखें बेटा। वो अपना क्या कहलाता है? समपरमाणवीय अणु कहलाता है। जैसे H2 अणु है, इसमें दोनों ही परमाणु किसके? हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो परमाणु जो आपस में मिल रहे हैं तो उससे कौन सा अणु बन रहा है? हमारा H2 अणु। जैसे ये O2 अणु है, इसमें दोनों परमाणु किसके हैं? ऑक्सीजन के। ये हमारा N2 अणु, तो इसमें दोनों परमाणु किसके हैं? नाइट्रोजन के। ऐसे ही ये फास्फोरस का अणु है, फास्फोरस का प्रतीक होता है P। तो ये अणु P4 है। इसका मतलब इसमें फास्फोरस के परमाणु कितने संयुक्त हो रहे हैं? 4 फास्फोरस के परमाणु आपस में संयुक्त हो रहे हैं, उससे फास्फोरस का अणु बन रहा है। इसी प्रकार सल्फर का अणु होता है S8। तो इसमें सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? 8। तो सिंपल सी बात है कि जब समान प्रकार के परमाणु आपस में संयोग करेंगे तो उससे जो अणु हमको प्राप्त होगा उस अणु को बोलेंगे हम समपरमाणवीय अणु। ओके, क्लियर। अब सेकंड होता है हमारा विषम परमाणवीय अणु। ये अभिषेक, ये अपने मोबाइल के कैमरे को अपने सामने रखो। आपके कैमरे का पता नहीं कहाँ जा रहा है, सामने रख लिया करो फोन को, जिससे अपन को स्क्रीन भी स्पष्ट दिखे, स्क्रीन भी क्लियर नजर आए और हमें भी ये पता रहे कि आप लोग क्या कर रहे हो। दूसरा है हमारा विषम परमाणवीय अणु। तो विषम परमाणवीय अणु का मतलब होता है जब अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में संयुक्त होंगे, असमान, भिन्न भिन्न, अलग अलग प्रकार के परमाणु जब आपस में संयोग करेंगे तो उनसे जो अणु बनेगा वो कहलाएगा हमारा विषम परमाणवीय अणु।
जैसे देखिए अभिषेक यहाँ पर हमारे पास नारायण जल न्यूज़पेपर का अभिषेक। अणु है H2O। ये अभिषेक बेटा ये बुक आपकी दिख रही है बस। न्यूज़पेपर क्या दिखा रहे हो आप? रिमूव कर दिया जाएगा आपको क्लास से, फिर दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे। यस पहले अभी यस अभी जो आए थे उस तरीके से, जैसे मोबाइल को अपने फ्रंट के सामने रखो, सामने रखोगे तो अपनी फोटो भी आएगी उसमें और अपन को स्क्रीन भी क्लियर दिखाई देगी। कल क्लास कैसे ली थी अभिषेक तूने? कल एकदम कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ था तेरे को, मोबाइल भी अच्छे रखा हुआ था, आप भी दिख रहे थे, स्क्रीन भी आ रही थी आपकी। बैक कैमरा कर रखा है चालू। फ्रंट कैमरा चालू कर लिया करो उसका, बस ये अब सही पोजीशन है बिल्कुल, बस छोड़ दो इसको इसी पोजीशन पे, राइट, बस सही पोजीशन है एकदम, ओके। तो असमान परमाणु जब आपस में संयोग करेंगे तो अलग अलग प्रकार के परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो उससे जो अणु बनेगा वो कहलाएगा हमारा विषम परमाणुीय अणु। जैसे देखो जल का अणु होता है हमारा H2O, तो जल के अणु में दो तो हाइड्रोजन के परमाणु H2 है ना यहाँ पर, H2 का मतलब दो तो हाइड्रोजन के परमाणु हो गए और एक ऑक्सीजन का परमाणु। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के परमाणुओं के संयोग से क्या बना है हमारा H2O का अणु, जल का अणु बना है। दो अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं इसलिए ये हमारा विषम परमाणुीय अणु है। उसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस होती है तो इसमें सल्फर का परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु हैं। जैसे NH3 को बोलते हैं हम अमोनिया, तो इसमें एक नाइट्रोजन का परमाणु है, 3 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। जैसे फास्फीन PH3 एक फास्फोरस है और 3 हमारे क्या है हाइड्रोजन के परमाणु हैं। और भी हम देख सकते हैं जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी HCl का अणु है तो इसमें एक हाइड्रोजन का परमाणु है और एक क्लोरीन का है। तो समझ में आ गया, अणु हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक समपरमाणुवीय अणु और दूसरे होते हैं हमारे विषम परमाणुवीय अणु। अब देखिए परमाणु जो होता है तो उस परमाणु के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। परमाणु के कितने भाग होते हैं? 2। एक तो होता है केंद्रीय भाग और दूसरा होता है बाहरी भाग। केंद्रीय जो भाग होता है उस केंद्रीय भाग में उस परमाणु का पूरा के पूरा द्रव्यमान होता है, परमाणु का द्रव्यमान उसके केंद्रीय भाग में उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक। जैसे ये हमारा परमाणु है तो इसका ये केंद्रीय जो भाग है जिसमें परमाणु का द्रव्यमान है वो क्या कहलाएगा? नाभिक। देवेंद्र सिंह, बेटा आवाज आ रही है? तो परमाणु के हमारे कितने भाग होते हैं? 2, एक केंद्रीय भाग और दूसरा होता है बाहरी भाग। बाहरी भाग को क्या कहते हैं हम? ऊर्जा स्तर या कोश, जिसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये देवेंद्र सिंह को मेरी आवाज आ रही है क्या? तो इस तरीके से जैसे ये परमाणु का जो केंद्रीय भाग है वो तो क्या कहलाएगा? हमारा नाभिक। और ये इसके चारों ओर का जो बाहरी भाग है वो हमारा क्या कहलाता है? ऊर्जा स्तर कहलाता है। अब ये जो परमाणु होता है वो 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु के मौलिक कण कहते हैं। क्या कहलाते हैं? ये हमारे परमाणु के मौलिक कण कहलाते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है हमारा इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन और नंबर 3 न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के क्या कहलाते हैं? मौलिक कण कहलाते हैं। अब इनमें से जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो तो परमाणु के नाभिक में होता है। नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए इस नाभिक
में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसको सम्मिलित रूप से हम किस नाम से इसको सम्मिलित रूप से हम जानते हैं न्यूक्लियॉन के नाम से। क्या कहेंगे इसको हम? न्यूक्लियॉन कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन इन ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर जो हमारे कोष होते हैं, जिनको हम कोष भी कहते हैं और ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, तो इन कोष या ऊर्जा स्तर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब ये कोष हमारे अलग अलग होते हैं। जैसे के कोष होता है नाभिक के सबसे पास में, फिर दूसरा कोष होता है एल, फिर तीसरा होता है एम, चौथा एन। इनके लिए ये एन के मान होते हैं। जैसे के कोष के लिए एन का मान होता है 1, एल के लिए होता है एन का मान 2, एम के लिए एन का मान होता है 3 और एन के लिए एन का मान होता है 4। देखो आप लोग अगर जैसे रेगुलर रहोगे ना, जैसे अभिषेक ने पहले भी क्लास लिए, तो अभिषेक कोई प्रॉब्लम आ रही है कि बेटा तेरे को? नहीं सर। आ रहा है ना समझ में? हाँ तो सर। अगर अपन जैसे रेगुलर रहेंगे तो ये चीजें अपन को ज्यादा, बिल्कुल सारी चीजें दिमाग में एकदम से क्लियर हो जाएगी। और एक बार दो बार तो मैं यहीं पे आपको बार बार रिवीजन करवा देता हूँ। तो जब तक अपन की क्लास ऑफलाइन स्टार्ट होगी ना, तब तक ऑनलाइन से ही आप बहुत कुछ सीख पाओगे। और जो विद्यार्थी अभी इंतजार कर रहे हैं कि हम तो तब पढ़ेंगे जब विद्यालय खुलेंगे, तो वो इतने पीछे रह जाएंगे कि जब वो क्लास भी प्रारंभ होगी तब भी वो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि तब तक तो बहुत सारी चीजें पढ़ चुके होंगे आप लोग। इसलिए रेगुलर समय का ध्यान रखते हुए जो समय निर्धारित किया गया है उस पर आप जुड़ जाए। अब ये हमारे के एल एम एन क्या कहलाते हैं? ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। इन्हीं को हम ऊर्जा स्तर कहते हैं, इन्हीं को कोष कहते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेल। इंग्लिश में हम SHELL सेल भी इनको कहते हैं। और इन ऊर्जा स्तरों को हम किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। अब कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो निकालते हैं वो हम निकालते हैं 2n² सूत्र से। कौन से सूत्र से निकालते हैं हम? 2n² सूत्र से निकालते हैं। जैसे के कोष है तो इसका लिए n का मान क्या होता है? 1 होता है ना, तो ये हम इस सूत्र में मान रख देंगे। जब n का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 2। इसका मतलब ये जो के कोष है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब एल है हमारा, तो इसके लिए एन का मान कितना है? 2। तो एन का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 8। मतलब जो एल कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपसे पूछा कि एम के लिए बताओ, तो हम एन का मान क्या रख देंगे? 3। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 18। तो इसमें एम में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। 18। ऐसे ही एन के लिए पूछेगा, एन के लिए एन का मान कितना होता है? 4। हम एन का मान कितना रख देंगे? 4 रख देंगे। अब 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 32। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो कोष होते हैं उनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण करते हैं। ये दिनेश चंद कौन है? अपना वीडियो कैमरा ऑन करे। दिनेश चंद जो अभी लेटेस्ट आया है। दिनेश चंद, आवाज आ रही है मेरी? दिनेश चंद मीना, आप लोगों को बताते नहीं है किस तरीके से आपको जुड़ना है, वॉल्यूम को ऑन रखना है, वीडियो कैमरा ऑन रखना है। पता ही नहीं चलता आपके पास वॉल्यूम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, स्क्रीन जा रही है कि नहीं जा रही है। कभी आ जाते हो कभी हट जाते हो। चलिए
अब जो परमाणु के 3 मौलिक हमने कण पढ़े थे वो कौन कौन से थे? इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, प्रोटॉन को हम व्यक्त करते हैं स्मॉल पी से और न्यूट्रॉन को व्यक्त करते हैं स्मॉल एन से। इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन हमारा धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है, इसलिए ये उदासीन कण होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, जिस पर आवेश का मान होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, जिस पर आवेश का मान होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। दोनों पर सेम है, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक है, -1.6 है और यहाँ पर +1.6 है, ये अंतर है। जबकि न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जेम्स चैडविक। और इस पर तो आवेश का मान क्या होता है? आवेश का मान 0 होता है। तो यहां तक तो हमने कल पढ़ लिया था। अब देखो, परमाणु के मॉडल को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक आए जिसे हम कहते हैं थॉमसन। वैज्ञानिक का नाम क्या था बेटा? वैज्ञानिक का नाम था थॉमसन। और थॉमसन ने परमाणु को समझाने के लिए एक मॉडल दिया जिसे हम बोलते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था, ये दिनेश चंद मीना, आवाज आ रही है क्या मेरी? फिर चला गया। चलो, तो थॉमसन ने क्या बताया? थॉमसन ने अपना जो परमाणु मॉडल दिया था, इसकी तुलना की थी तरबूज से। तो एक शब्द तो आपको ये याद रखना है इसमें, तरबूज। इसलिए इसको तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या कहता है? ये अपने मॉडल में कहता है कि जो जिस प्रकार तरबूज होता है ना, हमारा अंडाकार शेप में कौन होता है? तरबूज। और जब तरबूज को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, उसको आधे भाग में वितरित कर देते हैं, तो उसका जो आधा भाग होता है, वो आधा भाग जो होता है उसमें आधा, तरबूज कैसा होता है? अंदर से लाल होता है ना, तो उसमें लाल गूदेदार भाग होता है। तो इसका ये भीतर का जो भाग होता है वो संपूर्ण भाग कैसा होता है? लाल। और तरबूज के अंतर्गत जो बीज होते हैं वो इस लाल गूदेदार भाग में वितरित रहते हैं। पूरे लाल भाग में तरबूज के क्या बीज बिखरे रहते हैं। तो इसको आधार मान करके थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया। और थॉमसन ने कहा कि परमाणु जो होता है, उस परमाणु के पूरे भाग में, कंप्लीट भाग में, जो ये परमाणु है ना, इस परमाणु के पूरे भाग में धनावेश एक समान रूप से फैला हुआ होता है। इस पूरे परमाणु में कौन रहता है? धनावेश फैला हुआ रहता है। जैसे तरबूज में लाल भाग फैला हुआ होता है, उसी तरीके से परमाणु में धनावेश एक समान रूप से फैला हुआ होता है। और जिस प्रकार तरबूज में बीज बिखरे हुए होते हैं ना, उसी तरीके से परमाणु में इलेक्ट्रॉन इस धनावेश के मध्य में बिखरे हुए रहते हैं।
तो ये क्या हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन। तो थॉमसन कहता है कि परमाणु गोल होता है, गोलाकार, परमाणु गोलाकार होता है, और इस पूरे गोलाकार भाग में कौन वितरित रहता है, धनावेश, और उस धनावेश में कौन, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसकी तुलना किससे की थी, तरबूज से की थी, इसलिए इस मॉडल को कौन सा मॉडल कहते हैं, तरबूज मॉडल। और इसी मॉडल का एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा मॉडल कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग क्या है, एक प्रकार की मिठाई का नाम है, जो हमारी मावे की मिठाई होती है ना, उस तरीके से। जैसे ये हमारा पूरे मावे की एक मिठाई है, और इसमें अपन लगा देते हैं जैसे काजू, किशमिश, बादाम, ये लगा देते ना। इस मिठाई से भी इस परमाणु की तुलना की थी, इसलिए इस मॉडल का नाम पड़ गया प्लम पुडिंग मॉडल। तो दो नामों से इस मॉडल को जाना जाता है, एक तो तरबूज मॉडल के नाम से, और एक प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसके बाद इसमें इस मॉडल परमाणु की संपूर्ण व्याख्या नहीं करता, क्योंकि बाद में तो ये ना अपन ने पढ़ा है कि परमाणु तो 3 प्रकार के मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु में अब ये तो कह रहा है कि पूरे के पूरे परमाणु में धनावेश रहता है, जबकि धनावेश तो प्रोटॉन पर होता है, और वो तो परमाणु के कौन से भाग में रहता है, केंद्रीय भाग में रहता है, जिससे हम क्या कहते हैं, नाभिक। अभी देखा था अपन ने, ऊपर देखो, ऊपर देखिए, वापस से मैं ले जाता हूँ आपको उसी जगह। ये देखो, जब अपन परमाणु की संरचना पढ़ रहे हैं तो इसमें यही तो है धनावेशित भाग, प्रोटॉन तो इसमें है, तो धनावेशित भाग तो केंद्र में होता है। और थॉमसन क्या कह रहा है कि पूरे गोलाकार जितना भी भाग है उसमें पूरे में ही धनावेश रहता है। तो ये थॉमसन का परमाणु मॉडल जो था वो असफल हो गया। उसके बाद अगले में क्या है, रदरफोर्ड। कौन से वैज्ञानिक आए बेटा, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया। कौन सा मॉडल दिया था परमाणु का, नाभिकीय मॉडल। इस रदरफोर्ड का जो परमाणु का नाभिकीय मॉडल है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं हम स्वर्ण पत्र प्रयोग। रदरफोर्ड ने कौन सा प्रयोग किया था, स्वर्ण पत्र प्रयोग। अब रदरफोर्ड ने जो परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया था, इसने क्या किया, एक सोने से बनी पतली झिल्ली, जो कि एक कागज से भी पतली झिल्ली थी, और उस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। तो ये जो प्रयोग था वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पर आधारित था। किस पर आधारित था ये प्रयोग, आकर्षण प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर। अब आकर्षण प्रतिकर्षण के सिद्धांत क्या होता है, तो देखो, धनावेश समान आवेश में तो क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो धनावेश और धनावेश में तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो धनावेश धनावेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण। इसी प्रकार ऋणावेश और ऋणावेश, ये भी समान आवेश है, तो इनमें भी क्या होगा,
प्रतिकर्षण होगा। लेकिन जब धनावेश और ऋणावेश होगा, धन आवेश और ऋण आवेश, तो ये विपरीत आवेश हो गए ना, अलग अलग आवेश हो गए। तो अलग अलग आवेश हो गए तो इनके मध्य क्या होगा? आकर्षण। तो रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल था, जिसमें रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग दिया था, वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है बेटा? आकर्षण प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर। इसने क्या किया? इसने एक सोने की पतली पन्नी ली, बहुत ही बारीक पन्नी, कागज से भी पतली पन्नी, और इस पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई। कौन से कणों की? अल्फा कणों की। और ये अल्फा कण जो होते हैं वो कण होते हैं धनावेशित। अल्फा कण कौन से होते हैं? हमारे धनावेशित कण होते हैं, इन पर धनावेश होता है। अब लगभग बहुत सारे अल्फा कण इस पन्नी के ऊपर डाले गए। ये थी हमारी सोने की पन्नी। इसीलिए इस प्रयोग को हम स्वर्ण पत्र प्रयोग कहते हैं। इसका नाम क्या है? रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था उसका स्वर्ण पत्र प्रयोग। तो सोने की पतली पन्नी पर कौन से कणों की बौछार कराई थी इसने? अल्फा कणों की बौछार कराई थी। और अल्फा कण हमारे कैसे होते हैं? धनावेशित अल्फा कण होते हैं। तो देखिए, धनावेशित अल्फा कण जो हैं उनको जब इस सोने की पन्नी पर छोड़ा तो लगभग 20,000 अल्फा कण संख्या में। कितने अल्फा कण? लगभग 20,000 अल्फा कण इस पतली पन्नी पर छोड़े, अर्थात इनकी बमबारी कराई। इसको बोलते हैं अपन बमबारी या बौछार कराई, एक ही बात है। अल्फा कणों की बौछार कराई, या हम बोल सकते हैं अल्फा कण इस पर सोने की पन्नी पर छोड़े गए। तो ये इतने सारे अल्फा कण, लगभग 20,000 अल्फा कणों की बौछार इस पतली पन्नी पर। तो जब ये अल्फा कण इस पर गए तो उसने क्या देखा कि इसमें से अधिकांश जो अल्फा कण थे, देखो ये सभी अल्फा कण कहाँ जा रहे हैं? हमारे सोने की पतली पन्नी पर। अब इस सोने की पतली पन्नी पर जाएंगे तो इसने क्या देखा? अधिकांश जो अल्फा कण थे वो तो इस पन्नी से सीधे गुजर गए। उनके मार्ग में किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं हुआ, वो इस पन्नी से सीधे के सीधे बाहर निकल गए। और कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो इस पन्नी से सीधे ने निकल करके अपनी दिशा में जाने तो सीधे चाहिए थे, लेकिन अपनी दिशा को परिवर्तित कर लिया, विचलित हो गए अपने मार्ग से भटक गए। और हजारों में से एकमात्र कण ऐसा था जो इस पन्नी से टकरा करके जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से लौट करके वापस आ गया। तो देखो, ये पन्नी की अगर हम बात करें तो ये पन्नी की मोटाई थी 10⁻⁻14 एम। इतनी पतली पन्नी थी और इस पर अल्फा कणों की बौछार कराई। तो इससे क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए रदरफोर्ड को? क्या देखा उसने? अब ये प्रयोग तो संपन्न हो गया, तो प्रयोग जब अपन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नजर आएगा ना अपन को। तो क्या नजर आ रहा है? नंबर एक बात तो ये आ रही है कि अधिकांश अल्फा कण, बहुत बड़ी संख्या में अधिकांश अल्फा कण क्या होते हैं?
सीधे गुजर जाते हैं, इस पन्नी से सीधे गुजर जाते हैं। उनके मार्ग में किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होता है। और नंबर 2, कुछ अल्फा कण क्या हुए, अपने मार्ग से विचलित हो गए, अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित। जाने जिस रास्ते से चाहिए थे उस रास्ते से नहीं गए और वो मुड़ गए। देखो जो लाल वाली जो लाइन है हमने जो दर्शाई है वो कौन से अल्फा कण है, जो मुड़ गए थे। और 20,000 में से एकमात्र एक अल्फा कण ऐसा था जो अपने मार्ग से वापस आ गया। मतलब जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया। 180 डिग्री के कोण पर टकरा करके ये वापस आ जाता है। अब इसके लिए इसने इसके पीछे एक पर्दा और लगाया था जिसको बोलते हैं हम प्रतिदीप्तशील पर्दा। प्रतिदीप्तशील पर्दा। अब इससे निष्कर्ष क्या प्राप्त हुए तो ये अपन पढ़ेंगे कल, क्योंकि अपना समय अब